हाँ, देखिए आज 8 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल हमने 7 क्वेश्चन तक कर लिया था, तो उसके आगे से आज ये स्टार्ट करेंगे। तो ये 8 क्वेश्चन है। तो आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रहा है? तो देखिए, ये 8 क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि प्लास्टिक से बनी एक खोखली बेलनाकार नली 3 सेंटीमीटर मोटी है। तो ये हमने एक डायग्राम बनाया, एक रफ डायग्राम है ये। तो इसमें देखिए, ये जो बाहर ये नजर आ रहा है, ये देखिए दीवार के लिए मैंने निशान लगाया है, ये 3 सेंटीमीटर मोटी है। और ये जो डार्क कलर से दिखाया है, ये खोखला पोर्शन है। तो ये खोखली नली है। तो ये बाहर जो है इसकी, ये 3 सेंटीमीटर की दीवार है, तो जाहिर है 3 सेंटीमीटर इधर होगी और 3 सेंटीमीटर इधर होगी। तो टोटल इसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। तो 20 सेंटीमीटर में से अगर ये 6 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, तो अंदर का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर होगा। तो अब इसका आयतन निकालने के लिए, प्लास्टिक का आयतन अगर हम निकालना चाहते हैं, तो बाहरी आयतन, यानी ये जो बाहरी व्यास था 20 सेंटीमीटर, इससे जो आयतन आएगा माइनस आंतरिक आयतन, यानी ये खोखले पोर्शन का जो व्यास आएगा, उससे अगर हम निकालेंगे तो इन दोनों का जो अंतर है वो इस प्लास्टिक वाले पोर्शन का आयतन होगा। तो मान लीजिए बाहरी त्रिज्या R1 है और आंतरिक त्रिज्या R2 है। तो जैसे 20 ये बाहर की माप दी हुई थी, यानी ये व्यास था, तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से भाग दे देंगे, तो 20/2 हो जाएगा। और जो आंतरिक आयतन है, यानी इस खोखले पोर्शन का, तो यहाँ 20 में से 6 घटाएंगे, तो ये अंदर वाले खोखले भाग का व्यास जो है, ये 20 - 6 यानी 14 हो जाएगा। इसको 2 से भाग देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी, तो वो 7 आएगी। तो इस तरह से देखिए, इनके मैंने वैल्यूज रख दी। तो अब 20/2 10 हो गया, और 10 का वर्ग अगर करेंगे 100 हो जाएगा। 100 से 49 को गुणा करेंगे तो 4900 यानी 4900 आ जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ पे 20 - 6 था, तो ये 14 हो गया, और 14/2 7 हो गया। 7 का स्क्वायर 49 हो गया। तो यहाँ पे 49 × 49, और ये 22/7 जो था, ये हमने कॉमन ले लिया। ये 22/7 यहाँ पे भी था, 22/7 यहाँ भी था, तो ये कॉमन ले लिया। तो अंदर बचा ये 4900, और यहाँ पे 49 × 49। अब इसमें ये 22 हमने 22/7 कॉमन ले ही रखा था। अब इन दोनों में से 49 भी कॉमन ले सकते हैं। इसको 49 से भाग देंगे तो 100 आ जाएगा, और यहाँ एक 49 बच जाएगा। तो 100 - 49 51 हो जाएगा। तो अब इन दोनों को हमने गुणा कर दिया, 154 और 51 को। तो देखिए यहाँ पे गुणा किया है, तो एक से पहले 154 को गुणा किया, फिर 5 से किया, तो ये आ गया। तो 4 5 7 और 1 8 और 7, 7854 घन इसका जो है ये, यानी 7854 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको देखिए, यहाँ पे आंसर 4 दिए हुए थे। तो यहाँ पे पहला जो है ये 7644 दिया था, दूसरा 7238 सेंटीमीटर दिया था, और तीसरा 7546 सेंटीमीटर क्यूब, और चौथा 7854 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही हमारा आंसर है। तो इसको हम टिक कर देंगे, यही सही उत्तर होगा। तो ये समझ में आ गया आप लोगों की? किसी को कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने 7854 टिक किया है, और ये हमारा इस तरह से ये आंसर आया था। ठीक है, ठीक है, तो आगे चलें। ओके, तो
ये नवा क्वेश्चन है। तो इसमें कहते हैं किसी वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो हमने क्या किया, ए बी एक जीवा ले ली और ये इस प्रकार ली है तो ये इसकी त्रिज्या के बराबर हो। तो ये एक सर्किल हमने अपनी तरफ से ड्रॉ कर दिया है जिसमें जीवा दिखाई है। और ये देखिए ए सी और बी सी जो है इसकी त्रिज्याएं हैं, यानी ए से और बी से हमने केंद्र को जोड़ दिया तो ए सी त्रिज्या हो गई और बी सी भी त्रिज्या हो गई। अब ये तीनों आपस में बराबर हैं, ए बी, ए सी और बी सी, ये तीनों ही आपस में बराबर हैं। तो ये क्या हो गया, ए बी सी क्या हो गया, एक समबाहु त्रिभुज हो गया, यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो इसको देखिए यहाँ मैंने दिखाया है, इसलिए ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू त्रिज्या। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। तो अब अगर समबाहु त्रिभुज हो, आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते हैं, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो 180 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, ये 3 छक 18 0, यानी 60 आ जाता है। तो ये तीनों कोण 60 डिग्री के होंगे, 60 डिग्री। All the three angles are 60 degree and it will be an equilateral triangle, right? अच्छा, इसके बाद अब ए बी जीवा है, तो इसके द्वारा दो वृत्तखंड बन रहे हैं ए डी बी, जो कि अब यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है दीर्घ चाप पर इस जीवा द्वारा अंतरित कोण के बराबर का अंतर ज्ञात कीजिए। तो वृत्त के लघु चाप और दीर्घ चाप, तो लघु चाप तो देखिए ये हो जाएगा ए डी बी, और वृत्तचाप कौन सा हो जाएगा, ए ई बी। तो ये बड़ा है, इसको बड़े को दीर्घ कहते हैं, छोटे को लघु कहते हैं। तो दिस इज स्मॉल सेगमेंट ए डी बी एंड ए ई बी इज द बिगेस्ट सेगमेंट, राइट। तो दिस इज बिगर और बिगेस्ट एंड दिस इज स्मॉलर। तो देखिए इसका फॉर्मूला यह है कि केंद्र पर बने कोणों के परिधि पर बने कोण आधे होते हैं। तो यानी अगर ये 60 डिग्री है केंद्र पर बना कोण, तो परिधि पर बना कोण उसका आधा यानी 30 डिग्री होगा। तो इस तरह से ए ई बी कोण जो है ये 30 डिग्री होगा। और अगर हम ये निकाल लें ये वाला कोण, तो इसका आधा ये सा होगा। खैर, इसके बजाय हम क्या करेंगे, दूसरा फार्मूला लगाते हैं जो ज्यादा आसान है। तो अब इसमें ए ई बी डी एक चक्री चतुर्भुज होगा, क्योंकि इस चतुर्भुज के चारों कोण जो हैं एक वृत्त पर हैं। तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं, चक्री चतुर्भुज कहते हैं। चक्री चतुर्भुज में सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, यानी ये ई पर बनने वाला कोण और डी पर बनने वाला कोण, यानी ए डी बी और ए ई बी, ये संपूरक होंगे, यानी इनका योग 180 डिग्री होगा। तो देखिए यहाँ पे इसीलिए मैंने कोण ए ई बी प्लस कोण ए डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री रखा है। अब इसमें एक हमें पता है, ये ए ई बी हमें पता है 30 डिग्री है, तो इसका मान यहाँ पे हमने रख दिया। तो अब ये नहीं मालूम है ए डी बी, यानी ए डी बी ये वाला कोण, ये सा कोण जो है नहीं मालूम था। इसको अब हम निकाल लेंगे, यानी 30 डिग्री को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 30 यानी 150। तो 150 आ जाएगा, 180 में से 30 घटा दिए। तो यानी ये स्मॉलर सेगमेंट जो है इसमें बना हुआ कोण जो है, ये एंगल एडीबी विल बी इक्वल टू 150 डिग्री एंड दिस विल बी 30 डिग्री। तो अब इन दोनों का अंतर पूछा गया है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि दोनों जो वृत्तखंड और लघु खंड में जो बने कोण हैं इनका अंतर बताइए। तो ये 150 आ गया, ये 130 सॉरी 30 आ गया। तो 150 में से 30 घटा दीजिए, ये देखिए यहाँ पे घटाया है, तो ये आ जाएगा 120। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अब देखिए आंसर जो दिए हुए थे वो क्या क्या थे, 120 था, 60 था, 30 था और 150 था। तो इसमें यही वाला सही उत्तर होगा, यानी 120 डिग्री। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलूँ आगे।
हेलो। हेलो। बिलाल। ओके ठीक है। और कौन है? मार्क। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद अयूब खान। ठीक है, यस सर, ठीक है। तो चलें फिर आगे। ओके। तो ये 10वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया हुआ है धातु की एक गोलाकार गेंद की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यदि धातु की इस गेंद को पिघलाया जाता है और इसकी त्रिज्या के आधे के बराबर त्रिज्या वाले एक्स अर्ध गोलार्धों के रूप में पुनः ढाला जाता है। यानी एक बड़ा गोला था, उसको पिघला दिया गया और उसके पिघलाए हुए मटेरियल से छोटे अर्ध गोले बनाए गए, और ऐसे अर्धगोले जिनकी त्रिज्या पहले वाले गोले की तुलना में आधी हो। तो इनके कितने गोले बनाए जा सकते हैं, ये पूछा है इन्होंने। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है धातु की एक गोलाकार गेंद की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो जो बड़ा ये गोला था, इसकी त्रिज्या हमने 3 सेंटीमीटर ले ली और इससे अर्ध गोले बनाए, और इस हर अर्ध गोले की त्रिज्या इसकी आधी है। तो ये 3/2 हो जाएगी, यानी 1.5। और इसके कितने अर्धगोले बनेंगे? तो उन संख्याओं से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, मान लीजिए वो संख्या x है, तो x से अगर इस एक अर्धगोले के आयतन को गुणा कर दें तो वो इसके बराबर हो जाएगा। चूंकि x अर्धगोले बन रहे हैं, तो इनका या तो योग आप कह लीजिए सबका मिला के इसके बराबर होगा, या x से अगर इसको गुणा कर दिया। भाई अगर x चीजें हैं तो या तो x से गुणा कर देंगे या x बार उसको जोड़ जोड़ देंगे, तो एक ही बात है। तो x जो है ये इक्वल हो जाएगा। अब देखिए गोले का आयतन जो है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो वो यहाँ पे रख दिया। और नीचे ये जो है ये अर्धगोले हैं, तो यहाँ पे 1/2 से गुणा कर देंगे तो 4/3 पाई r क्यूब। अब इसमें 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ऊपर r³ बच जाएगा, नीचे हाफ r/2 होल क्यूब बच जाएगा। तो ये 3 का क्यूब हो गया, यानी 3 का घन। और ये दो जो है इसको हम ऊपर ले गए, और इस 3/2 का जो 2 है इसको भी ऊपर ले जाएंगे। तो देखिए 2 का घन तो ये है और 1 2 ये है, ये सब मिलके 2 की घात 4 हो जाएंगे। तो 2 का घन ये आ गया, और एक ये हाफ जो था इसका 2 ये आ गया। तो बाकी सब ये कैंसिल हो गया, 3 का क्यूब कैंसिल हो गया, ये हाफ बचा, ये 2 क्यूब बचा। ये 2 क्यूब ये आ गया, और ये हाफ जो था इसका 2 ऊपर जाके 2 हो जाएगा। ये नीचे हाफ था, 2 क्यूब अपान हाफ, और इस 2 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये 2³ × 2 यानी 2 की घात 4। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इस तरह से 16 आ गया, यानी 16 अर्ध गोले बनेंगे। तो अब इसमें देखिए यही आंसर्स दिए हुए हैं। ए 14 दिया है, बी 16 दिया है, सी 15 दिया है, डी 13 दिया है। तो सही आंसर डी 16 होगा। तो इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, क्लियर है ये? चलूं आगे? ओके। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन। तो यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर क्यू पर इस प्रकार समकोण है। तो ये हमने एक, देखिए यहाँ पे पी क्यू आर एक त्रिभुज बना दिया है जिसका क्यू हमने समकोण ले लिया है। तो यहाँ इन्होंने कहा था क्यू पर इस प्रकार समकोण है, तो क्यू पर समकोण है ये तो पता चल गया, तो ये 90 डिग्री का एंगल ले दिया। तो ये पी क्यू आर इन्होंने जो दिया था वो त्रिभुज हो गया। अब इस त्रिभुज में कह रहे हैं पी क्यू बराबर x माइनस वाई। ये पी क्यू जो है ये x माइनस वाई है। क्यू आर, ये क्यू आर है, ये x दिया हुआ है, तो ये देखिए
ये नीचे x है, ये QR है ये, ठीक है, यानी यहां से लेके यहां तक ये x है। और PR ये है, तो PR x प्लस वाई दिया हुआ है। अब ये कहते हैं S, अब S एक पॉइंट है, और ये कौन सा पॉइंट है? ये इस तरह से है कि QR पर इस प्रकार स्थित एक बिंदु है कि QS इज इक्वल टू PQ, कि QS जो है ये PQ के बराबर है, यानी Q से S तक की दूरी x माइनस वाई होगी। तो अब सीधी सी बात है, x में से x माइनस वाई अगर घटाएंगे तो क्या बचेगा? x माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, y रह जाएगा, तो ये SRY हो जाएगा असल में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए हम सीधा, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण पर बना वर्ग का स्क्वायर बराबर लंब पर बना वर्ग प्लस आधार पर बना वर्ग। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो उससे ये हमने ये फार्मूला यहाँ पे लिखा और इनकी जो वैल्यूज दी हुई थी वो रख दी। पी आर एक्स प्लस वाई दिया हुआ था, पी क्यू एक्स माइनस वाई दिया हुआ था, क्यू आर एक्स दिया हुआ था। ये वैल्यूज रखने के बाद इनके स्क्वायर निकाल लिए। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए इजिकल टू के दोनों तरफ अगर सेम संख्याएं हैं तो हम सीधा काट सकते हैं, क्योंकि इधर से इधर ले जाने में माइनस हो जाता है। तो इधर भी एक्स स्क्वायर था, इधर भी इन दोनों को आपस में काट दिया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर काट दिया, इधर बचा 2xy। ये माइनस का जो 2xy था इसको भी हम लेफ्ट साइड में ले गए, तो ये हो गया 2xy, ये था 2, ये था मिलके 4xy हो गया। राइट हैंड साइड में अब रह गया एक्स स्क्वायर। अब इसको दोनों तरफ x से भाग दे दीजिए, तो 4y इधर बच जाएगा, x इधर बच जाएगा। ठीक है, तो अब इसका x और y का ये रिश्ता आ गया कि x बराबर 4y आ गया। तो अब एस आर क्या है? SRY है। ठीक है, और QS क्या है? x माइनस वाई है, तो यानी 4y माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 3y। तो इस तरह से ये देखिए मैंने नीचे हल किया है। एस आर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो एक्स एक्स कैंसिल होके वाई बच गया। तो एस आर ये जो है ये वाई आ गया, और क्यू एस है एक्स माइनस वाई। तो एक्स था, ये ऊपर हमने निकाला था एक्स बराबर 4y, तो 4y से y माइनस हो जाएगा तो 3y आ जाएगा। तो QS और SR का रेशियो यानी इनका अनुपात क्या हो जाएगा? 3y और y, y से y कैंसिल हो जाएगा, 3:1 रह जाएगा। तो देखिए आंसर जो दिए थे इसमें 1:2 है, 1:3 है, 3:1 है, 2:1 है। और रेशियो किस तरह से? QSSR यानी पहले बड़ा वाला लिखा है, QS 3 है, SR 1 है, तो ये भी 3:1 हो जाएगा। जैसे नीचे हमने निकाला था 3:1, तो यही सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलें आगे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए अभी। एनी डाउट्स? किसी बच्चे का कोई डाउट? चलूं आगे? ओके, तो ये क्वेश्चन 12 है। तो यहाँ पे 12वें क्वेश्चन में दिया है इन्होंने ए, बी और सी एक कार क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी 3 लोग हैं, काम करने की इनकी स्पीड अलग अलग है। ए 11 दिन में खत्म कर लेता है, बी 20 दिन में खत्म कर लेता है, सी 55 दिन में करता है, यानी सी सबसे ढीला है। और ए सबसे क्विक है, सबसे तेज है, 11 ही दिन में काम को खत्म कर लेता है, इसकी स्पीड ज्यादा है। तो अभी कह रहे हैं यदि बी से शुरू करते हुए एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से बी और सी द्वारा ए की सहायता की जाती है, यानी ए रेगुलर करेगा, बीच बीच में बी और सी आ जाएंगे,
ए के साथ एक दिन बी जुड़ेगा, एक दिन सी जुड़ेगा। थोड़ा सा लैंग्वेज इन्होंने घुमा दिया है, आप गौर से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ें, उसका मतलब समझें क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर खाली इतना पढ़ के आप शुरू हो गए कि बी से शुरू करते हुए, तो समझ में आता है अच्छा बी शुरू कर रहा है, और बी सी दोबारा, तो वहां पे कंफ्यूजन होगा जब तक पूरी बात नहीं पढ़ेंगे। लास्ट में उन्होंने दे दिया ए की सहायता की जाती है, यानी ए रेगुलर कर रहा है, इसके साथ ये बारी बारी जुड़ रहे हैं, तो कार्य कितना जल्दी पूरा किया जा सकता है। अब यहाँ पे भी थोड़ा कंफ्यूजन है। तो ये काम अब जाहिर है ए अकेला करेगा तो 11 दिन में खत्म कर लेगा, तो 11 से कितना जल्दी पूरा होगा, अब इसमें दो बातें हो सकती हैं। अब इन दोनों के मिल जाने से कितना जल्दी खत्म हो जाएगा, यानी कितना पहले खत्म हो जाएगा, और कितने टाइम में खत्म होगा। तो ये लैंग्वेज भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आंसर के हिसाब से हम इसको जज करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। ऐसे में जब डाउट हो तो आंसर भी देख लीजिए। तो अब देखिए, हमने इस तरह से किया है इसको, माना संपूर्ण कार एक्स है, तो जो कार था उसको एक्स मान लिया, तो एक ही कार करने की गति क्या हो गई, एक्स बटे 11 हो गई। 11 दिन में पूरा कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, एक्स बटे 11 करेगा, वो इसकी गति हो गई। बी की, ये एक्स वर्ग को 20 दिन में पूरा करता है, ये देखिए 20 दिया है, इसको 20 से भाग दे दिया, यानी ये एक दिन में एक्स बटा 20 कार्य करेगा। और सी 55 दिन में पूरा कर रहा है, बहुत ढीला है, तो एक्स बटे 55 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों इसकी स्पीड आ गई। अब इसमें जब ए और बी करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, ये दोनों का एक एक दिन का काम है, इन्हें जोड़ दीजिए, तो ये इन दोनों का मिलके एक दिन का काम हो जाएगा। तो बी और ए द्वारा किया गया कार्य जो है ये हो जाएगा एक्स बटा 20 प्लस एक्स बटे 11। तो x इसमें कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 1/20 प्लस 1/11, इन दोनों का एलसीएम। अब दोनों इसमें कॉमन कोई फैक्टर नहीं है, तो इन दोनों का जो गुणा है वही इसका एलसीएम हो जाएगा। लापासा इन दोनों का 20 गुणा 11 हो जाएगा, यानी 220। अब 20 से जब 220 को भाग देंगे तो 11 आ जाएगा, यानी इधर 11 आ जाएगा, इधर 20 आ जाएगा, तो 11 प्लस 20 31 हो जाएगा। तो x गुणा 31/20, ये दोनों की मिलके गति हो गई काम करने की, यानी इन दोनों ने मिलके एक दिन में इतना काम किया। ठीक है, एक दिन का किया गया इनका एक कार्य हो गया, ए और बी का मिलके। अब इसी तरह ए और सी का निकालेंगे, तो x का तो वही है, x/11 काम करता है, और c x/55 करता है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इसमें भी x कॉमन ले लीजिए, और अंदर बचेगा 1/11 1/55, इनका एलसीएम 55 हो जाएगा। अब एक से 55 को भाग देंगे, सॉरी, एक से 55 को 11 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, और 55 से 55 को भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, तो 5 और 1 6 हो गए, तो 6/55। तो ए और सी की मिला के जो गति है एक दिन की, यानी एक दिन काम कितना करेंगे, इतना करेंगे, ये एक दिन में दोनों मिलके बी और ए इतना करेंगे और सी और ए इतना करेंगे। तो एक दिन का औसत कार्य इनका क्या हो गया। अब जाहिर है इन दोनों, अब इसके साथ मिलके इतने टाइम में किया, इसके साथ मिलके इतने टाइम में, तो ये 2 दिन का काम हो गया। तो अगर 2 से भाग दे दें तो औसत काम आ जाएगा कि दोनों का अलग अलग मिलके जो एवरेज है वो क्या होगा, 1/2, ये वैल्यू और ये वैल्यू। ठीक है, यानी ये वाला काम जब बी और ए के साथ मिलके हुआ, जब ए और सी के साथ हुआ, वो ये आ गया, ये आ गया, दोनों को जोड़ दिया, तो इनका एलसीएम 220 हो जाएगा, तो यहाँ 31 एक्स ही रहेगा, यहाँ 55 से 220 को भाग देंगे 4 आएगा, 4 छक्के 24, तो 24 31 55 हो गए, तो 55x/220। ठीक है, तो ये 55 से 220 को भाग दिया जा सकता है, 4 बार चला जाएगा, 55 दूनी 110 होगा, और 110 का दुगना करेंगे 220 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो यानी एक दिन का इनका औसत कार्य जो है, ये जो अरेंजमेंट था इसके हिसाब से अगर हम एवरेज निकालेंगे तो वो x/8 आ जाएगा, यानी 8 दिन में
मिलके ये इस तरह से, इस अरेंजमेंट से जिसकी ऊपर बात की गई है, ये 8 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, अर्थात 8 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ आंसर यही है, कम से कम 8 है, और डिफरेंस कितना आएगा, 11 माइनस 8 3 आएगा, यानी कितना जल्दी पूरा होगा का मतलब यही है कि अब कितने टाइम में पूरा होगा। वरना जल्दी का मतलब तो ये होता है कि 11 माइनस 8 यानी 3 होना चाहिए था, मगर 3 इसमें आंसर नहीं है। तो इस जल्दी का मतलब हम यही समझेंगे कि अब कितने टाइम में पूरा होगा, यानी इस अरेंजमेंट के बाद। पहले तो अकेला ए 11 दिन में कर सकता था, अब ये 8 दिन में कर लेंगे इस अरेंजमेंट से, कि एक दिन बी काम करेगा, एक दिन सी इसके साथ काम करेगा। तो इसलिए सही उत्तर हमारा 8 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया है सबके? तो चलूं आगे। ठीक है, आज फिर एक ट्रिग्नोमेट्री का आ गया। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 2 sin a माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 1 है, तो कॉट ए का मान क्या होगा? तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी होता है कि कॉट क्या होता है। कॉट का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये रेशियो होता है साइन और कॉस का। अब साइन जो है इसमें P अपॉन एच होता है, और कॉस जो है इसमें B अपॉन एच होता है। तो देखिए कॉस को अगर साइन से डिवाइड कर दें, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अगर कर दिया जाए तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा B अपॉन एच, और ये हो जाएगा P अपॉन एच। ठीक है, नीचे था तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ये P नीचे आ गया, जो नीचे का था ऊपर चला गया, H से H कैंसिल हो जाएगा, वापस क्या आ जाएगा, B अपॉन P। तो ये रिश्ता होता है इनमें आपस में। तो कॉट थीटा जो है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पे ए दिया है तो कॉस ए अपॉन साइन ए आएगा। तो अब हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे बड़ी सी इबारत दी है, उसके सामने कोई नंबर दे दिया हो, तो सबसे आसान तरीका ये रहता है कि जो नीचे वाला है उसको राइट हैंड साइड ले जाइए, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक से साइन ए प्लस कॉस ए का गुणा हो जाएगा। ये नीचे जो कुछ रखा था इसको हम इधर ले जाएंगे, ये इधर नीचे है, इधर डिवीजन है, तो इधर जाएगा जब इज इक्वल टू की दूसरी साइड में, तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ये जनरल मेथड है ऑपरेशंस का, कि अगर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लीकेशन है, राइट साइड ले जाने पे डिवीजन हो जाएगा। लेफ्ट साइड में डिवीजन है तो राइट साइड में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। लेफ्ट साइड में एडिशन है, राइट साइड में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो धन का ऋण हो जाता है, गुणा का भाग हो जाता है, भाग का गुणा हो जाता है, और ऋण का प्लस हो जाता है, धन हो जाता है। तो हमने ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड में आ गया साइन ए कॉस ए। अब साइन ए, ये भी साइन ए, तो साइन ए को हम इधर ले जाते हैं और कॉस ए को राइट ले जाएंगे। इस साइन ए को ये ले आए, देखिए ये आ गया, और ये जो कॉस ए था इसको राइट हैंड साइड ले गया। अब इधर माइनस का था, इधर जाके प्लस का हो गया। ये इधर प्लस का था, इधर जाके माइनस हो गया। तो 2 sin a माइनस साइन ए आ गया। कॉस ए प्लस कॉस ए 2 cos ए हो गया। ठीक है, तो अब पूछा क्या है, कॉट ए। तो कॉट ए के लिए क्या लेना पड़ेगा, कॉस ए अपान साइन है। तो हम क्या करेंगे, साइन ए से दोनों तरफ भाग दे दिए तो कॉस ए अपान साइन है ये हो जाएगा। ये देखिए कॉस ए अपान साइन हो गया, तो यही कॉट ए है। तो साइन ए से साइन ए इधर लेफ्ट साइड में कैंसिल हो जाएगा, तो इससे भाग देंगे, तो भाग देने पे ये क्या होगा, ये देखिए, तो ये साइन ए से साइन ए को भाग दिया तो क्या हुआ, साइन से साइन कैंसिल हो गया और 1 आ गया। ठीक, साइन ए इज इक्वल टू 2 cos ए यहाँ पे गिवन था, तो दोनों तरफ हमने साइन ए से भाग दे दिया। साइन ए अपान साइन ए, 2 cos ए अपान साइन ए। दोहरा इसलिए रहा हूं कि अभी वो स्लाइड नीचे था, मैंने देखा नहीं, पहले समझा दिया।
तो ठीक है, ये साइन से साइन कैंसिल होके एक आ गया, और यहाँ कॉस ए अपान साइन है कॉट ए में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए कॉट ए आ गया इसकी जगह, कॉस ए अपान साइन ए की जगह। तो कॉट ए की वैल्यू क्या हुई, इस टू को लेफ्ट साइड ले जाइए, या यूं समझ लीजिए टू से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो 1/2 ये हो जाएगा, ये खाली कॉट ए रह जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा, यानी कॉट ए इज इक्वल टू 1/2। देखिए आंसर क्या थे, तो आंसर यही है, एक है 1/3, एक है एक है आधा, एक है 2। तो ये आधा ही हमारा आंसर आया, यानी सी जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? मैं आगे बढ़ गया, आपसे पूछा नहीं। चलिए, आपने कुछ नहीं बोला तो मैं यही समझूंगा कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो अगर किसी को भी डाउट हो बीच में बोल देना। तो यहाँ पे देखिए, राकेश 50 संकाय सदस्यों वाले, यानी संकाय का मतलब क्या होता है, एक यूनिट है। 50 लोग मिलके काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, एक कोचिंग संस्थान को संचालित करते हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं। यानी उसमें बहुत सारे टीचर हैं, टीचर भी हो सकते हैं, मैनेजर भी हो सकते हैं, चपरासी भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के सदस्यों की संख्या 50 है। तो 35 संख्याए सदस्यों का औसत मासिक वेतन। अब देखिए यहाँ पे मासिक वेतन अलग अलग है, इससे ही आप समझ लेंगे कि सारे एक पोस्ट वाले नहीं है। कोई टीचर है, कोई प्यून होगा, कोई मैनेजर होगा, तो सबकी अलग अलग होगी। तो इसमें 35 का औसत मासिक वेतन इतने हैं। यानी 35 लोग जो से थोड़ी बहुत अगर कमती ज्यादा भी है, मान लीजिए कोई 40,000 वाला भी हो सकता है, कोई 35 वाला हो सकता है, कोई 30 वाला हो सकता है, कोई 45 वाला हो सकता है। लेकिन एवरेज का मतलब क्या है, सबको जोड़ के 35 से भाग दे दिया तो ये आ गया। तो इसे हम औसत कहते हैं, एवरेज। तो यदि सभी 50 संख्याएं सदस्यों का औसत मासिक वेतन 30,000 पाया गया, इसका मतलब क्या है कि 35 का तो इससे ज्यादा था, 50 का कम हो गया, यानी बाकी जो 15 थे उनका वेतन और कम होगा। तो कहते हैं तो अन्य 15 संकाय सदस्यों का औसत मासिक वेतन कितना होगा। तो इन बाकी के 15 का हमें ज्ञात करना, ये नहीं मालूम है। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है, जो टोटल वाला दिया है 50 का 30,000 के हिसाब से, तो 50 से 30,000 को गुणा कर दीजिए, तो सबकी मिला के कुल वेतन कितनी होगी, यानी उनकी सैलरी टोटल 50 लोगों की मिलके कितनी होगी, वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने रखा है ये 50 गुणा 30,000, इसका मतलब यही है कि कुल सैलरी मैंने ये उठा के रख दी। तो इस यूनिट में 50 लोग काम करते हैं, 50 की मिलके सैलरी जो है वो ये आ गई। तो देखिए गुणा ऐसे में करना बड़ा आसान होता है। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, जो करके रखा है आपको दिखे। तो यहाँ पे देखिए 50 को 30,000 से अगर हमने गुणा किया, तो सबसे पहले तो जीरो गिन लीजिए, चार ही है, एक ही है, तो 5 जीरो रख दीजिए, और 3 को 5 से गुणा कर दीजिए, 3 पंजे 15, ये आ गया, यानी 15 लाख आ गया। हम्म, नहीं सॉरी, 15 लाख नहीं हुआ, ये हो गया अ, ये देखिए 1,000 हुए, और ये लाख, 15 लाख हो गए, सॉरी। तो कभी कभी हो जाती है गलती। तो देखा, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 15 लाख है। तो 15 लाख इसका आंसर है। ठीक है, क्योंकि एक आदमी की सैलरी 30,000 थी, 10 की कितनी हुई, 3 लाख हो गई, 5 से और गुणा करेंगे 15 लाख हो जाएगी। अब यहाँ पे 35 लोगों का औसत ये दे रखा था 3,75,000, तो 35 से इसको गुणा कर दिया। 15 का हमें नहीं पता था, तो उसको हमने ऐसी लैंग्वेज में रख दिया, औसत मासिक वेतन, वेतन इनका, ये 15 जो है इनका यूं लिख दिया है मैंने।
ठीक है। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, देखिए जीरो तो आने ही है दो, 375 को 35 से गुणा करके मैंने देख लिया। तो 35 से गुणा किया है, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, तीन सॉरी 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, 7 से लगे 3, 5 तिये 15 और 3 18। तो ये 1875 हो गया। फिर 3 से करेंगे, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, हासिल लगे 2, 3 तिया 9 और 2 11। अब इनको जोड़ लीजिए, तो 5 7 5 12, 8 2 10 और 1 11, और अब एक इधर आ गया 2 3, तो ये इतना आ गया 13,125। तो 13,125 तो ये आया, और 2 जीरो ये वाले लगा दिए। ठीक है, इसको ऐसे ही रखा रहने दिया, 15 गुणा औसत मासिक वेतन, इनका औसत मासिक वेतन गुणा 15। और इसको जब लेफ्ट साइड में लेंगे तो घट जाएगा, तो एक ये 15 लाख में से 13,12,500 जो है इसको हमने घटा दिया। तो घटाने के बाद ये आ गया। तो देखिए यहाँ पे जीरो था, यहाँ नीचे 5 था, तो इधर से एक लेना पड़ेगा, यानी 1500 में से एक लेंगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1499 हो जाएगा। तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 1 गया 8, 14 में से 13 गए 1। तो 1,87,500 ये आ गया 15 आदमी की, जो बाकी बचे उनकी सैलरी। तो अब इनका औसत निकालने के लिए क्या होगा, इस 15 को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो औसत मासिक वेतन इन लोगों का, ये जो 15 थे, क्या हो गया, 1,87,500 बटे 15। तो 15 से भाग देंगे तो ये 12,500 आ गया। तो 15 एकन 15, 3 बचे 37 हो गए, 15 दूनी 30, 7 बचे 75 हो गए, 15 पंजे 75, और ये 2 जीरो ऐसे ही आ गए। तो ये आपका आंसर हो गया, औसत मासिक वेतन 12,500। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 आंसर दिए हुए थे, पहला इत्तेफाक से 12,500 ही है, तो यही हमारा आंसर होगा। दूसरा 13,000 था, फिर 13,500, ये 12,000। ठीक, तो इसमें कोई डाउट किसी को? चलूं आगे? ओके, तो ये आपका 15वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कहते हैं, अंकिता ने 3 खिलौने बेचे। कोई लेडी है ये, इसने 3 खिलौने बेच दिए। ठीक है, आपको क्या करना है, बेचे होंगे, मगर ये तो सवाल पूछ रहे हैं आपसे, तो हल तो करना ही पड़ेगा। तो पहला खिलौना 25% के लाभ पर, तो जो पहला खिलौना बेचा वो 25% लाभ से बेचा इसने, और बेचने के बाद इसको कितने मिले, 25% के फायदे पे ये 1500 का पड़ा, यानी असल में इससे कम का होगा। दूसरा खिलौना 50% की हानि पर इतने का बेचा, यानी इसकी असली कीमत इससे ज्यादा रही होगी, तो दूसरा 2800 में बेच दिया। और तीसरा 25% के लाभ पर बेचा, तो ये भी इससे कम का रहा होगा, इतने में बिक गया। उसका कुल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करिए। तो ऐसे में क्या करते हैं, मान लीजिए इसे, सबसे आसान तरीका यही होता है, जो चीज नहीं है उसे मान लीजिए। ठीक है, मेरा तरीका तो यही है, आप उसको मान लें और फिर जैसे जैसे कैलकुलेशन बताए हैं वो उसमें रखते चले जाइए, अपने आप आंसर आ जाता है, टेंशन नहीं लेना पड़ता है। ठीक है, अगर आप मानेंगे नहीं तो ज्यादा सोचना पड़ेगा। तो कम सोचने का बेहतर तरीका यही है कि जो कुछ मालूम नहीं है उसे मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि माना खिलौनों का क्रय मूल्य क्रमशः एक्स वाई और जेड है। तो पहला खिलौना जो बेचा उसका क्रय मूल्य यानी खरीद जो है एक्स थी, दूसरे की वाई थी, तीसरे की जेड थी। ये इसकी एक्चुअल कॉस्ट थी, यानी परचेज वैल्यू। तो जाहिर है इसने भी पीछे से कहीं से परचेज किया होगा, तो इसलिए ये वैल्यू परचेज वैल्यू है। और ये जो दी हुई है ये क्या है, सेल वैल्यू है, इसने जितने में बेचा। और कितने परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस से बेचा है वो यहाँ पे दे रखा है।
तो अब देखिए, ये कॉस्ट प्राइस है। अगर पहले पे 25% प्रॉफिट हुआ तो इसका सेल प्राइस क्या हो जाएगा, x इंटू 1+25/100, और ये इक्वल का है कि 1500 के। तो x कितना हो गया, 1500 को इससे डिवाइड कर दिया जाएगा 1+25/100। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे 100, तो ये हो जाएगा 100+25 यानी 125/100। राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, 125 नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 25 से इस दोनों को डिवाइड कर दिया, 25 पंजे 125 और 25 चौक 100। ठीक है, अब इस 5 से 1500 को भाग दे दिया तो ये 300 आ गया। तीन पंजे, सॉरी 5 थी ये 15 और 2 जीरो। अब 300 को 4 से गुणा कर दिया तो 1200 आ गया, यानी पहले खिलौने की कॉस्ट प्राइस ये आ गई। ठीक है, अब बाकी के देखिए। दूसरा जो है, ये 50% घाटे से बेचा गया था 2800 में, तो यहां हो जाएगा, मैंने सीधा ही यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे देख के तो आप समझ ही गए होंगे, तो घाटे में क्या होगा, माइनस होगा, और ये घाटे वाला फैक्टर राइट हैंड साइड में जाके नीचे चला जाता है, तो 1 - 50/100 हो गया। चूंकि पेज पे थोड़ा सा इतना कैलकुलेशन करने के लिए स्पेस ज्यादा चाहिए होता है, इसलिए शॉर्टकट मार दिया। तो एक्चुअली क्या है, 1 - 50/100 इंटू वाई इज इक्वल टू 2800 था। तो ये लेफ्ट में जो था उसको हम नीचे ले आए। अब 100 - 50 50 हो जाएगा, तो ये 50 ऊपर और 100 नीचे, 100 नीचे वाला जो था वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 50 से 100 को भाग दिया, 2 आ गया, 28 दूनी 56 हो गया, तो 5600 दूसरे खिलौने की कॉस्ट वैल्यू है, क्रय मूल्य। अब जेड ऐसे ही निकाल लेंगे, जेड पे 25% प्रॉफिट था, तो 1+25/100 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 125/100। तो 100 को ऊपर ले जाएंगे, तो इसको भी 25 से डिवाइड कर दिया, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, और इस 5 से 35 को भाग दे दिया, तो 5 सत्ते 35 और 2 जीरो 700, तो 7 चौक 28, ये हो गया 2800। यानी ये 2800 की खरीद थी, क्रय मूल्य इसका 28 था। तो तीन आ गई है, 12, 56 और 28। तो ये क्रय मूल्यों को जोड़ दिया तो कुल क्रय मूल्य तीनों खिलौनों का मिला के कितना हो गया, 9600। देखिए, 2 जीरो तो सब में ही थे, 6 और 2 8 और 8 16, हासिल एक 3, 5 और 3 8 और एक 9, तो 9600 हो गया। और कुल विक्रय मूल्य ये दे रखा था 1500, 2800, 3500, इनको, सॉरी विक्रय मूल्य, तो कुल विक्रय मूल्य जो है 1500 दिया था, 2800 और 3500, तो ये हो गया 7800। ठीक है, तो ये क्रय था, ये विक्रय, तो यानी खरीदा ज्यादा में था, बेच कम में दिया, बेचारे को घाटा हो गया। ठीक है, तो 96 में 9600 का ये खरीदा था और 7800 का बेच दिया, तो घाटा कितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, इतने घाटा हुआ। और कितने पर ये घाटा हुआ, 9600 पे, तो उसको नीचे रख देंगे, तो ये हानि प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, तो 9600 माइनस 7800 अपान 9600 गुणा 100, तो ये हानि प्रतिशत हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1800 बटे 9600 गुणा 100। 100 से इसके दो जीरो, इसके दो जीरो आपस में कैंसिल हो गए, 96 से भाग दिया तो ये 18.75 हो गया। अगर ये भी देखना चाहते हैं कैसे आया, तो ये भाग दे के मैंने नीचे ये दिखाया है। ओहो, बड़ा तेज भाग जाता है। तो ये देखिए, हाँ, ये भाग जो दिया है असल में वो ज्यादा नीचे है, तो स्लाइड का चूंकि मैंने हाइट कम रखी है, तो इस वजह से वो जंप कर जाता है। ठीक है,
तो ये भाग देंगे तो देखिए 96 से इसको भाग देंगे, 180 में 2 बार तो नहीं जाएगा, तो 1 बार जाएगा, तो 96 हो जाएगा। अब 180 में से 96 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैं इसको दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? अब नीचे तक दिख रहा है? अब मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आपको। ये है, ये मैंने स्लाइड की पोजीशन चेंज कर दी। तो देखिए ये 84 बचा, एक जीरो ऊपर से उतार लिया, 840 हो गया। तो 840 में ये चला जाएगा 7 बार, तो 96 सत्ते, ये 768 हो गए। नहीं सॉरी, ये तो 8 बार जाएगा, तो 96 अट्ठे 768 हो गए। और इसके बाद 720 बचे। अब हमने 7 बार इसको दिया है, तो 7 से 96 को गुणा किया, 672 आ गया, और इनको घटाया तो ये 480 आ गया। 480 में 96 से भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 96 गुणा 5 480 होगा। तो इस तरह से ये आंसर आया है। ठीक है, तो ये क्लियर नजर आ रहा है आपको? अभी थोड़ा मुझे मैनिपुलेशन करना पड़ा, इसको अपने स्क्रीन को शिफ्ट करना पड़ा। तो क्लियर हो गया? ओके, तो क्लियर हो गया ये? हाँ, तो ये थोड़ा सा मैनिपुलेशन यहाँ पे। मोहम्मद आदिल, अच्छा आप आ गए आज, फाइनली आप पहुंच गए यहाँ तक। हम्म, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहे हैं 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज एबीसी में सबसे बड़े कोण का कोण समुद्विभाजक सम्मुख भुजाओं को 2 खंडों में विभाजित करता है। तो ए बी सी एक ट्राइंगल दिया हुआ है। अब इसमें ए बी 9 दी हुई है, और बी सी 12 दी हुई है, और ए सी जो है ये 8 दी हुई है। ठीक है, इस तरह से दी हुई है। तो ये इसमें कह रहे हैं एबीसी में सबसे बड़े कोण का कोण समुद्विभाजक। तो सबसे बड़ा कोण जो होगा उसके सामने सबसे बड़ी भुजा होगी। आप सोच रहे होंगे ये बीसी नीचे क्यों पहुंचाया है? तो इसलिए नीचे पहुंचाया है। जो छोटी भुजाएं थी ये ऊपर मैंने ए बी और ए सी ली हैं, जो सबसे बड़ी भुजा थी वो सबसे बड़े कोण के सामने होगी। तो फिगर बनाने में इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ये लॉजिक है कि जो कोण सबसे बड़ा होता है उसके सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होती है। ठीक है, सबसे छोटे कोण की सामने की भुजा सबसे छोटी होगी। और जब हम किसी एंगल को दो भागों में डिवाइड करते हैं, यानी उसका बाइसेक्टर लेते हैं, यानी कोण समुद्विभाजक हम जब खींचते हैं, जैसे यहाँ पे ये मान लीजिए ए डी है, ये ए डी जो है इस एंगल को दो टुकड़ों में बांट रहा है, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इसे कहते हैं एंगल डिवाइजर या एंगल बाइसेक्टर। और हिंदी में कहते हैं कोण समद्विभाजक, यानी कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाला। तो ये एडी लाइन जो है ये बी ए सी को दो बराबर भागों में बांट रही है। और इसका सिद्धांत क्या है कि जब कोई कोण समुद्विभाजक हम डालते हैं तो सामने की भुजा को, ये जो सामने की भुजा को है दो भागों में बांटता है, वो इस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में होती है। यानी दो इसके जो टुकड़े हुए बी डी और डी सी हुए,
ये इसके रेशियो में होंगे, ए बी और ए सी के रेशियो में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम यूं लिख सकते थे कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। ये फार्मूला है इसका, ये रिश्ता होता है इनका। ये कोण समुद्विभाजक जब सामने की साइड को बांटता है तो ऐसे दो टुकड़े बनते हैं जो इसी के रेशियो में होते हैं। जो ये भुजाएं थी जिनसे ये कोण बना था, ठीक है, तो उन भुजाओं के अनुपात में सामने वाली साइड को विभाजित करता है। तो इसीलिए मैंने ये फार्मूला लिखा है यहाँ पे, ए बी अपॉन ए सी। ए बी ये वाली भुजा हो गई, ए सी ये हो गई, तो इन दोनों का जो अनुपात है इसके और इसके अनुपात के बराबर होगा, यानी बी डी और डी सी के अनुपात के। तो वही यहाँ पे लिखा है और इनकी जगह मैंने इनकी वैल्यूज रख दी। ए बी 9 दी हुई थी, ए सी 8 दी हुई थी, ये रख दी। अब पूरी 12 है, इधर मैंने ये डी सी जो इसको x मान लिया तो ये हो जाएगी 12 माइनस एक्स। तो इसकी जगह बी डी की जगह मैंने 12 माइनस एक्स रख दिया, यहाँ x रख दिया। इस x से इधर गुणा कर देंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इससे इधर कर दिया और इससे इधर कर दिया। तो x 9 से मल्टीप्लाई हो गया, 9x हो गया, 8 से इधर किया, 12 अट्ठे 96 और 8 एकन 8। अब इस 8x को लेफ्ट में ले जाएंगे, तो 8x और 9x, 9 ये था 8 ये था, तो 9x प्लस 8x ये मिलके 17x हो गया। 96 अपनी जगह पे रहा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 96/17 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 9 इधर पहले से था 9x और 8x इधर था, इसको लेफ्ट में लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो 9 और 8 मिलके ये 17 हो गए और 17x मिलके 96 के इक्वल है। तो x इस 17 को नीचे ले जाइए, यानी हमेशा क्रॉस में जाता है, इधर मल्टीप्लीकेशन तो इधर डिवीजन, या इधर ऊपर तो इधर नीचे। तो x बराबर 96/17। 17 से 96 को भाग दीजिए, तो ये 5 17 पंजे 85, 11/5 सही 11/17। तो ये आंसर आ जाएगा। इसमें पॉइंट में नहीं निकालना था, बटे में निकालना था, इसलिए हमने ऐसे ही रख दिया। ठीक है, 17 पंजे 85, 96 में से 85 गए, 11 बचे, 11/17। तो ये देखिए सी में ये आंसर दे रखा है। ठीक है, चार आंसर जो दिए थे वो थे 4 सही 11/17, 3 सही 9/17, 5 सही 11/17 और 6 सही 13/17। तो इसमें से सी सही होगा। सी इज द राइट आंसर, दैट इज 5 and 11/17। ठीक है, ओके। लगभग 3 घंटे, वो सॉरी 1 घंटा हो गया है, तो एक और ले लेता हूँ। 3 बजने में 3 मिनट बाकी है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी ले लेते हैं। तो 17वें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यदि अरुण किसी कार्य का 2/3 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो कोई काम है जिसका 2/3 हिस्सा ही 12 दिन में कर लेता है, तो उसी कार्य का 1/6 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। तो माना कार्य x दिन में पूरा हो सकता है, तो यहाँ पे भी देखिए मान लिया। मैं मानने में ज्यादा यकीन रखता हूँ कि जो भी है उसे मान लीजिए, अपने आप निकल आएगा, जाएगा काम। ठीक है, तो 2/3 गुणा x, 2/3 x पूरा काम था, इसका 2/3 हिस्सा 2/3 x हो गया, और ये दे रखा है 12 है। तो अब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 गुणा 3 और ये 2 नीचे, तो 12 थी ये 36, 36/2 18 दिन हो गए। तो यानी कुल काम 18 दिन में पूरा किया जा सकता है। अब पूरा जब मालूम हो गया तो इसका छठा हिस्सा भी निकल आएगा। तो 1/6 भाग कितने में होगा, 1/6 से 18 को गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 1/6 को 18 से गुणा कर दिया, तो 6 थी 18, तो 3 दिन आ गए, यानी 1/6 भाग 3 दिन में पूरा हो जाएगा। तो आंसर दिए थे 5 4 3 2, तो इसमें ये सी आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो आज फिर यहीं ख़त्म करते हैं। तो 7 क्वेश्चन कल हो गए थे, आज 10 हो गए। कल 3 क्वेश्चन का लॉस हो गया था, वो ज़रा जल्दबाजी में, इसलिए आज नॉर्मल वे में ही मैं लेके चला। तो अभी हम बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं आप लोग किस लेवल के स्टूडेंट हैं। जिस लेवल के भी होंगे, जिस हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, काफी कमजोर बच्चा भी समझ सकता है, जहां तक मैं सोचता हूँ। अगर आपके नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग मुझे पूछ लिया कीजिए, अगर इतना समझाने के बाद भी नहीं आता है। अब मैं तो एक बार समझा जाऊंगा तो यही काम 1/4 टाइम में हो जाएगा, लेकिन मैं इस हिसाब से चल रहा हूँ कि जो बिल्कुल ही नहीं जानता मैथ, बहुत कमजोर बच्चा है, उसके भी समझ में आ जाए। ठीक है, ओके, इसको यहीं खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज, कल फिर मुलाकात होगी। अब इंशाल्लाह रोज अल्लाह ने चाहा तो क्लास होगा 2 से 3 के बीच में। ठीक है, तो इसी टाइम आप रोज आ जाइए। लिंक इसका यही रहेगा, इसी लिंक पे मैं रोज ये आपका ऑनलाइन आऊंगा। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि लिंक आपने नहीं भेजा। आज जैसे कुछ बच्चे कर रहे थे, जो लिंक कल का था वही आज का, सेम लिंक है ये। ठीक है।